चलिए। तो अब अगले 20 नंबर की जर्नी। इक्वल टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मानो या ना मानो, 20 नंबर इस वीक में लेके आएंगे अपन। ठीक है। चलिए। तो हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 1930 तक ये एक्ट कहाँ था? दिस एक्ट वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो मैंने डेल्टा बैच को पहले से लिखे हुए नोट से पढ़ाया, तो उनको 3 दिन ज्यादा लग गए। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे घसियारों को तो वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे अपन पढ़ रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। This act was part of Indian Contract Act 1872। मतलब आप मान के चलो, मैं अपने पिछले 30 साल के करियर में सारे प्रयोग कर चुका हूं अलग अलग, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका वही होता है कि जो मैं यहाँ पढ़ाता जाता हूँ और आप साथ में नोट्स बनाते जाते हो। इससे ज्यादा इफेक्टिव मुझे कुछ लगा ही नहीं। अभी भी मैंने डेल्टा वालों से पूछना आप कि उनको जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया, तो वो बोलते हैं कि सर समझ में पूरा आ गया, और हमने घर जाके लिखा। पर घर जाके लिखने में एक आध दिन कहीं छूट जाता है तो फिर बड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1872 में सबसे पहले डेफिनेशन आती है गुड्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। ना गुड्स होते न सेल ऑफ गुड्स होता। न सेल ऑफ गुड्स होता, न सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता, न सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता, ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता, और ना ही अपने को ये इजीली 20 नंबर मिलते। सेल ऑफ गुड्स में गुड्स की डेफिनेशन क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, but including shares, stocks, growing crops, grass, shares, stocks, growing crops, grass, and other things attached to land and which will sever before sale. Every kind of movable property other than actionable claim and money, but including shares, stocks, growing crops, grass, and other things attached to land and which will sever before such sale.
सच लिखना भूल गया, बड़ा झूठ हो गया। सच सेल। Every kind of movable property other than actionable claim and money, but including shares, stocks, growing crops, grass, and other things attached to land, and which will be sever before such a sale. लिखा पहले। अब देखिए कि ये चक्कर क्या है। गुड्स यानी हर प्रकार की कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल, यानी कौन सी नहीं, ये तो आपको मालूम है। यानी अगर मैं यहां लिस्ट बनाऊं कि व्हाट इज नॉट गुड्स, तो भैया पहले तो हो गया कौन, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड और बिल्डिंग, ये तो गुड्स ही नहीं है। दूसरा, एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स नहीं है। तीसरा, मनी भी गुड्स नहीं है। और मनी का मतलब होता है करंट करेंसी। क्यों, बिना करंट वाली करेंसी भी होती है क्या? हाँ, 1000 का नोट बिना करंट वाली करेंसी। अरे बावले, जो इस वक्त करेंसी चल रही है उसी को तो कहेंगे गुड्स। तो गुड्स उसको नहीं कहेंगे गुड्स। अच्छा एक मिनट, हम पढ़ क्या रहे हैं? गुड्स क्या है? अरे सेल ऑफ गुड्स एक तो मालूम है। गुड्स क्या है? तो गुड्स में सबसे पहली बात आती है कि हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, लेकिन कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जो गुड्स नहीं हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो गुड्स है ही नहीं। तो पहली तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो गई। एनी डाउट? मतलब लैंड हुआ, बिल्डिंग हुई, फैक्ट्री बिल्डिंग हुई, कोई भी चीज जो इमूवेबल है वो तो गुड्स में शामिल ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी मूवेबल प्रॉपर्टी ही गुड्स है। दो मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं बोला जा रहा है, एक एक्शनेबल क्लेम और दूसरा करेंसी। एक्शनेबल क्लेम मतलब मुझे अगर तुमसे फीस लेना बाकी है, तुम याद करो एक एग्जांपल दिया था जब खत्री सर ने तुम सबको 1-1 लाख रुपए का लोन दे दिया था और रिकवर नहीं कर पाए, तो एक दिन खत्री सर रो रहे थे कि 1 करोड़ का लोन मेरा डूब गया है, तो रविजीत सर आए और बोले 80 लाख में मुझको बेच दो। 1 करोड़ के लोन का पोर्टफोलियो किसने खरीद लिया? और अब रविजीत सर साम दाम दंड भेद सब लगा करके आपसे वसूल लेंगे। हेलो। तो बिके क्या? डेटर। क्या डेटर को गुड्स मानोगे? नहीं। तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। बैंकें अपने अनरिकवर्ड लोन बेच देती हैं, सेल कर देती हैं दूसरे लोगों को। तो आपको अगर आपने अगर किसी को लोन दिया हुआ है और वो लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है और आप उसको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो भी क्या नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड्स, वो भी गुड्स नहीं है। एनी डाउट्स?
चलिए, तो क्या क्या गुड्स नहीं है? इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। क्या गुड्स नहीं है? एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। और क्या गुड्स नहीं है? करंट करेंसी। रेयर कॉइन्स जो बचपन में आप इकट्ठे करते थे वो बेचे भी जाते हैं और खरीदे भी जाते हैं, तो रेयर कॉइन्स आर गुड्स, लेकिन करंट करेंसी गुड्स नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज खरीदते बेचते हैं, दे आर गुड्स, वो हमारी करेंसी नहीं है। अरे हेलो, डॉलर पाउंड आप खरीदते बेचते हो ना, वो हमारी करेंसी है क्या? नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? गुड्स। मूवेबल। हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, सिर्फ दो मूवेबल प्रॉपर्टी हटा दूं, एक्शनेबल क्लेम और करंट करेंसी, दो को हटा दो, बाकी सारे क्या हैं? गुड्स हैं। इसीलिए उन्होंने बोला इंक्लूडिंग स्टॉक्स। जो माल तुमने बेचने के लिए रखा है और मूवेबल है वो हमेशा क्या है? गुड्स है। शेयर्स, शेयर्स इंटेंजिबल होते हुए भी क्या है? मूवेबल है। ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी हुई घास, नहीं, खड़ी हुई फसलें, फिर आया ग्रास, घास। खड़ी हुई फसलें बेची जाती हैं, खेत नहीं बेचा जाता। मतलब फसलों को काटा जाएगा और बेचा जाएगा, घास को काटा जाएगा और बेचा जाएगा। हर वो चीज जो जमीन से जुड़ी है लेकिन बिकने से पहले अगर कटेगी तो वो क्या कहलाएगी? गुड्स। यानी जमीन पर अगर पेड़ खड़े हुए हैं और अगर आप जमीन पेड़ के साथ बेच रहे हो तो पेड़ गुड्स नहीं है, लेकिन आप जमीन नहीं बेच रहे हो, पेड़ काट के बेच रहे हो, तो पेड़ क्या है? गुड्स है। एनी डाउट? हेलो। अब आपका डाउट सिर्फ एक ही है कि दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, गैजेट्स हैं, और तुमको मिली घास, खड़ी हुई फसलें। कितनी गरीब टाइप की डेफिनेशन बनाई है। कुछ लग्जरीज तो डालो इस, बेटा। 1930 में जो लग्जरीज थी वो डली हुई है ना? और उसने लिखा है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब तुम्हारे जो जो मर्जी पढ़ रहे हो सब जोड़ लो। जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है सारी की सारी क्या है? गुड्स। किन को छोड़ के? एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के। मनी भी कौन सी? करंट करेंसी। बाकी सब तो गुड्स ही है ना। गिन ले पन्ने, गिन ले कितने पन्ने का है। 20 ही नंबर का है, मत टेंशन ले। ये हमेशा खोज में ही लगा रहता है कि कैसे इस टीचर को निपटाऊं, कि ये तो चढ़ाया ही नहीं, ये तो छूट गया। चले आगे। केशव, अगर तेरे 90 नंबर नहीं आए ना, मैं तेरी 12 बजा दूं। मतलब लॉ में, किसमें क्या, मैथ्स में लाएगा क्या? वो तो 16 ना है 50 में से। हाँ, रवि सर 50 में से 16 लाने क्या बोलते हैं। चलो, बाकी तो स्टैट्स है ना। उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं तुमको। चलो। यहाँ दो नियम है। जैसे मैथ्स में आपको अगर 43 आए हैं तो 40 तो किसके हैं? रविजीत सर के। और 3 नंबर किसके हैं? हाँ, ऐसे ही लॉ का भी नियम है। अगर आपको 43 आए हैं तो 40 सौरभ सर के, 3 मेरे। तो बहुत क्लियर है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ओ हेलो। बट इंक्लूडिंग शेयर्स, stocks, growing crops, grass, and other things which are attached with land and which will sever before sale. इसे क्या कहते हैं? गुड्स। हमने तो सोचा था कि चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में नहीं आया, निगोशिएबल समझ में नहीं आया, ये आ जाएगा। ओ, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा कि ये एक अलग चीज है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की शुरुआत हुई गुड्स की डेफिनेशन से। अब आते हैं गुड्स कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ गुड्स आर देयर। जब आपने गुड्स की बात कर ही ली है
तो गुड्स कितने टाइप के होते हैं? क्या गुडविल गुड्स होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? मूवेबल, इंटेंजिबल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप तो इधर आओ, मस्त मजे करो। टाइप ऑफ गुड्स, मॉड्यूल में देख यार केशव, टाइप लिखा है कि क्लास लिखा है? क्लासिफिकेशन है ना, कि टाइप है? अरे इनका भरोसा नहीं नालायकों का, इसलिए अपने को जो वो बोल रहे हैं ना वही लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। बाबू, गुड्स तीन टाइप के होते हैं। एक एग्जिस्टिंग गुड्स, एक फ्यूचर गुड्स, एक कॉन्टिंजेंट गुड्स। गुड्स which are in existence with seller at the time of contract of sale। फ्यूचर गुड्स मतलब गुड्स which will be manufactured or acquired in future। तीसरा, गुड्स whose existence is uncertain and will be clear in future। कितने गुड्स हुए बाबूजी? तीन। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा फ्यूचर गुड्स, तीसरा कंटिंजेंट गुड्स। संडे तो आपकी भयंकर बुकिंग चल रही होगी अभी, है? सब टूट पड़े हैं। क्या है, टाइम पे आते हैं, इतना जोर जोर से पढ़ाते हैं, उसके बाद भी संडे पढ़ाना पड़ता है इन लोगों को, और कोर्स के पते नहीं है इनके। हट। पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा फ्यूचर गुड्स, तीसरा कॉन्टिंजेंट गुड्स। सर क्या ह्यूमन बीइंग भी गुड्स हैं? लो भैया, कौन है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला बंदा? ए लक्ष्मण सिंह, मरवाएगा क्या? ना 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 बेटा, ह्यूमन बीइंग गुड्स नहीं है। आईपीएल ऑक्शन में बिकते हैं तो क्या हो गया? चलिए, हाँ नहीं, उसका क्वेश्चन सही है, बोले महेंद्र सिंह धोनी भी एक गुड्स है और विराट कोहली भी एक गुड्स है। ना ना बेटा, वो गुड्स नहीं। नाउ, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। लेकिन एक बात बता दूं, विराट कोहली के प्लेइंग राइट्स अपने आप में गुड्स है, वो इंटेंजिबल है। धोनी के प्लेइंग राइट्स अपने आप में इंटेंजिबल है। मतलब धोनी के प्लेइंग राइट्स को सीएसके, राजस्थान रॉयल्स को बेच सकती है, क्योंकि वो क्या है? राइट्स। धोनी को नहीं बेच सकती, धोनी के प्लेइंग राइट्स को बेच सकती। सो एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जहां होती है वो वहीं के लिए होती हैं। अभी मैं आपको बोल दूं कि धोनी को उठा के अपन राजस्थान रॉयल्स में ले जाएं, तो यहाँ जितने बैठे लोग हैं सब बोलेंगे नहीं हो सकता। नाउ,
एग्जिस्टिंग गुड्स फिर से तीन प्रकार के होते हैं। अरे उदाहरण तो दो इनके। हाँ उदाहरण देना है ना। लो, अपन दुकान पे गए। अब पूरे केस में खत्री सर हैं एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक और रविजीत सर हैं उनके ग्राहक। पूरे सेल ऑफ गुड्स है। अरे खत्री सर का लोटस के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जैसा एक शोरूम है बड़ा सारा, छोटी मोटी दुकान मत मान लेना आदमी की। शोरूम है, सब बिकते हैं वहां, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन, एक से एक चीजें। और रविजीत सर जो है वो कौन है? चतुर ग्राहक। ग्राहक बोल देता तो भी चल जाता काम, क्योंकि रविजीत बोलते तो चतुर तो नहीं ना। एग्जिस्टिंग गुड्स, खत्री सर की दुकान में रविजीत नेवी शिप वगैरह भी फ्यूचर गुड्स में आएगी। क्यों नेवी शिप क्यों फ्यूचर गुड्स में आएगी? शिप बन गई ना, चल रही है ना, तो फ्यूचर गुड्स का है का? बावला आदमी, एक बार एग्जिस्टेंस में आने के बाद थोड़ी कोई फ्यूचर होता है। हद कर रहा है यार, तू पैदा हो गया तो भी क्या भविष्य के लाएगा क्या? है? बोले मैं भी होने वाला हूं। अबे हो चुका है, होने क्या वाला हूं। चले आगे। मेरे को लगता है कुछ लोग क्वेश्चन जानबूझ के पूछते हैं कि मैं कोई तुच्ची बात फेंकूं। नाउ, एग्जिस्टिंग गुड्स यानी जो गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप दुकान में गए, आपने कहा ये टीवी दे दो, ये फ्रिज दे दो, ये वॉशिंग मशीन दे दो, ये कौन से गुड्स हैं? एग्जिस्टिंग। रविजीत सर गए, मुझे 3D टीवी चाहिए। खत्री सर बोल रहे कौन सी कंपनी का है? एलजी का नया आया है 84 इंचेस का 8K टीवी। बोले भाई साहब मैं 1 मिनट फोन लगाता हूँ। उन्होंने फोन लगाया, उन्होंने कहा हाँ अवेलेबल है। कितने दिन में आ जाएगा? बोले 20 एक दिन में भेज देंगे। बोले भाई साहब है तो सही, 20 दिन बाद आएगा, आप पैसे जमा करा दो। क्या गुड्स इस वक्त खत्री सर के पास हैं? क्या वो आ जाएंगे? बस। तो फिर ये क्या कहलाएंगे? खत्री सर कह रहे हैं, एलजी वाले भी बोल रहे हैं कि देखो बना तो रहे हैं हम, लेकिन बने तब है। यानी 1 आध साल में आने की संभावना है, अगर आया तो फिर वो कौन से गुड्स हो जाएंगे? कॉन्टिजेंट गुड्स, जिनका आना या ना आना ही पहेली है। तो 1 मिनट, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो हैं, फ्यूचर गुड्स मतलब जो बनने वाले हैं लेकिन जिनका बनना निश्चित, जो एक्वायर होने वाले हैं लेकिन जिनका एक्वायर होना निश्चित, वो कौन है? और जिनका यही अनिश्चित है कि ये साले मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, वो क्या है? कॉन्टिजेंट गुड्स। अरे समझ में आया? अब एग्जिस्टिंग गुड्स में भी कितने गुड्स होते हैं? तीन। स्पेसिफिक गुड्स, अनएसरटेन्ड गुड्स एंड एसरटेन्ड गुड्स। एक हुआ स्पेसिफिक गुड्स, एक हुए अनएसरटेन्ड गुड्स, एक हुए एसरटेन्ड गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब गुड्स विच आर identified and recognized at the time of contract of sale. Goods which will be identified and recognized after the contract of sale. Goods which are identified and
and recognized after the contract of sale। ए दोनों तो सेम लिख रहा है, ये पागल हो गया क्या? आंखें खोल के देख, दो चीजें अलग अलग हैं बाबू। इसमें क्या अलग अलग है, सेम तो है। आंखें खोल, यहाँ विल भी लिखा है और यहाँ आर लिखा है। क्या फर्क होता है इन दोनों में? चलो स्कूल की ओर, अनपढ़ गंवारों। क्या हुआ संदीप? दरवाजे में से क्यों झांक रहा है? धप्पा दे के दाम देने भेजे क्या वापस तेरे को? क्या चाहता है भाई? निगाहों से अटेंडेंस लेके जा रहा है? स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स की बात करें। स्पेसिफिक गुड्स किनको कहते हैं? गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल। मुझे ये टीवी चाहिए, मुझे ये कैमरा बेच दो, मुझे ये घड़ी बेच दो, मुझे ये मोबाइल बेच दो। अब मेरे हाथ में दो दो घड़ी तो है नहीं, एक ही है। मैंने इससे कहा, "ये भाई तेरी घड़ी बेचेगा क्या?" तो इसके हाथ में एक ही घड़ी है ना। मैंने कहा, "बेटा ये वाटर बॉटल मुझको बेचोगे क्या?" तो यही वाटर बॉटल है ना। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये वाली बॉटल है, और रिकॉग्नाइज भी कर ली कि लाल वाली बॉटल खरीद रहा हूं। तो उस गुड्स को क्या कहते हैं? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब ये निश्चित हो चुका है कि कौन सा मग खरीदना है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। समझ में आया? मैंने कहा भैया 100 बोरी शक्कर दे दो, उन्होंने कहा ले जाओ। मैंने कहा कहाँ है? बोले गोडाउन में पड़ी है 1000 बोरी। उन 1000 बोरी में से आपको कितनी देना है? 100। थोड़ी देर बाद आओ, छटवा के रख देते हैं। अभी छट गए क्या? अरे बावले लोगों, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने 1000 बोरी शक्कर नहीं, मैंने 100 बोरी शक्कर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास 1000 बोरी है। उसने कहा, "हो ले जाओ, दे दी तुमको, लाओ पैसे दो।" पैसे भी दे दिए। लेकिन क्या कौन सी 100 बोरी है, क्या वो आइडेंटिफाइड है अभी? नहीं, वो तो अभी अपनी बोरियां अलग करेगा, फिर वो होली के पेन से अपना नाम लिखेगा, राधे श्याम घनश्याम रतलाम करके रख देगा। बोरियां 100 अलग ले जाओ राधे श्याम भैया तुम। तो जब तक अलग नहीं की गई तब तक वो कौन है? अनअसर्टेन। और जब 100 बोरी अलग करके नाम लिख के रख दी गई तो वो क्या हो जाएंगी? यानी जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो असर्टेन हो गई थी कि होने वाली थी, और हो गई तब उन्हें क्या कहा गया? अच्छा, ये अंतर है। यहाँ पर असर्टेन नहीं हुआ था, यहाँ पर हो गया। तो जो नहीं हुआ था उसे क्या बोला गया, और जो हो गया उसे क्या बोला गया? वाह गुरुजी, समझ में आ गई बात तो हमको कि हाउ गुड्स कितने टाइप के होते हैं। 3। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिन्यूइंग गुड्स। सक्षम फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है।
ड्रग्स भी गुड्स में आते हैं क्या? देखो, गुड्स दो प्रकार के होते हैं, लीगल और इलीगल। अगर आप इलीगल की बात कर रहे हो तो वो गुड्स में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन में मैं आपको पहले ही ड्रग्स के बदले में पढ़ा चुका हूं। याद करो, सालों पहले जब तुम पढ़ने आए थे नाटक एकेडमी में नए नए, तो मैंने कहा था कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा बेटा, मेरी तो बहुत इज्जत है, शोहरत है। तो तुमने कहा था कि क्या फ्री में पढ़ाओगे? तो मैंने कहा था नहीं नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा कंसिडरेशन के रूप में। तुम में जितनी श्रद्धा भक्ति हो उतनी उतनी चरस गांजा भांग अफीम ले आना मेरे लिए, दिन भर पढ़ाऊंगा, रात को माल फूक के सो जाऊंगा। तो वो एग्रीमेंट ही क्या था? वॉइड था, क्योंकि वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए था। याद आ गया? तो प्यारे सक्षम सर, ये सक्षम टाइप के गुड्स हैं। चलो ठीक। ये आप अब एक्टिव हुए हैं ये जाके? तुम लोगों को मतलब अभी पता आ गया कि अब तुम पास हो रहे हो, तो तुम्हारे मूड सही हो गए। चलो। ऑनलाइन वाले तो पास हो रहे हैं भाई, बिल्कुल एकदम मूड में है वो लोग। ऑफलाइन वाले भी मूड में ही है, जिनको छोड़ना था वो छोड़ गए। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। कितने टाइप के गुड्स है बाबू? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय एग्जिस्ट करते हैं। फ्यूचर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन फ्यूचर में आएंगे। कॉन्टिजेंट गुड्स मतलब जिनका एग्जिस्टेंस ही बाद में कंफर्म होगा। अरे हेलो, फिर हम आए थे एग्जिस्टिंग गुड्स पे। कितने टाइप के गुड्स थे? तीन, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स में कौन से गुड्स थे? जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो चुके हैं, आइडेंटिफाइड। अनअसर्टेन गुड्स कौन से थे? जो असर्टेन होंगे बाद में, अभी बस हैं जरूर लेकिन छांटे नहीं है, और छांट के अलग रख दिए गए, तो वो क्या कहलाएंगे? असर्टेन। और अपना गली के अंदर सब्जी वाला सब्जी बेचने आया है, खूब सारे टमाटर लेके आया है। अपनी माँ टमाटर खरीदने गई है। उस सब्जी वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तराजू के डाले में एक भी टमाटर उठा के डाल दे। वो तो माँ ही सिलेक्ट करके डालेगी, नहीं तो माँ उसकी शकल टमाटर सरी कर देगी। तो बहुत क्लियर है भैया। मतलब जितने ठेले पे टमाटर भी पड़े हुए हैं वो सब अनसर्टेन है, और माँ जब उनको एक एक को छांट छांट के सूंघ सूंघ के उसमें डाल रही है डाले में, तब वो क्या होते जा रहे हैं? असर्टेन्ड होते जा रहे हैं। हेलो। और जब सब्जी वाले ने बोला कि बेन जी बस हो गया, आप तोल दो। हाँ आप तोल दे बस, दैट इज कॉल्ड असर्टेन गुड्स। समझ में आया? अरे समझ में तो सबका आ रहा भैया, समझने में कहाँ प्रॉब्लम है, लिखने में ही जा रही है। कुछ करो सर। चलो लिखने की बात करेंगे ना, अब खत्म होने वाला अपना कोर्स, अपन थोड़ी मतलब कोई 15 दिसंबर तक मजे लेने वाले हैं। ये खत्म किया अपन ने तो साला, और फिर चालू क्वेश्चन। चलो, इस संडे को तो आप लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं। अगले संडे को अपन अपना जब कोर्स खत्म करेंगे, तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2 घंटे, एक संडे, 5 नंबर पक्के। चलो, तो वो अपना आखिरी बात करेंगे। एजेंसी बचा है तुम्हारा, बता दे तुमको। ऊपर हो गया है तुम्हारा भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो बाकी की बातें करेंगे कल।